नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है एलर्जिक राइनाइटिस। यानी एलर्जी की वजह से जो बार बार जुकाम होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत कॉमन डिजीज़ है और अक्सर लोग इससे ग्रसित होते हैं। भारत में कम से कम 50 से 60% लोग को कभी ना कभी यह बीमारी हुई ही होती है, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। भारत में ये बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं जिनसे बहुत सारा पॉलेंस निकलता है। हाउस डस्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे हाउस डस्ट माइट की वजह से एलर्जी होता है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस भी एक कारण है जिससे कि एलर्जी होती है। बहुत सारे घरों में जानवर भी रहते हैं, तो बहुत बार जानवर के फर से और उनके स्किन से भी बहुत लोगों को, जो स्किन हमेशा बिखरा पड़ा रहता है या फर हमेशा बिखरा पड़ा रहता है, उससे भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। इसके अलावा हाउस होल्ड इंसेक्ट्स, कॉकरोच और इस तरह की और भी इंसेक्ट है जिनकी वजह से भी अक्सर एलर्जी होती है, और ये हमारे देश में बहुत कॉमन है। हम इसे कुछ कैटेगरी में बांट कर रखते हैं एलर्जिक राइनाइटिस को। एक होता है इंटरमिटेंट, यानी ये कभी कभी होता है, और परसिस्टेंट, यानी व्यक्ति इससे हमेशा ग्रसित है। यह तो हो गई टाइम पीरियड पर बेस पर हम एलर्जिक राइनाइटिस को दो तरह से हमने बांटा। लेकिन सिम्टम के बेसिस पे भी हम 3 तरीके में बांट सकते हैं। पहला है माइल्ड, यानी बहुत हल्का सिम्टम है, लोग को इससे कोई बहुत परेशानी नहीं होती, लोगों का सोने में दिक्कत नहीं होता और व्यक्ति को कोई काम करने में भी दिक्कत नहीं होता। जबकि मॉडरेट और सीवियर, इस तरह के राइनाइटिस में लोगों को दिक्कत होती है। या तो उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है, उनका डेली एक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, वो रोज़ का काम नहीं कर पाते, ये स्कूल, कॉलेज, जो ऑफिस है, उनको छोड़ना पड़ता है। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी के हिसाब से हम 3 तरह से इसे बांटते हैं। अब आइए हम ये समझते हैं कि ये किन किन कारणों से होता है। जैसा कि नाम खुद कह रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस, यानी ये एलर्जी है। बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि किसी किसी को किसी खास मौसम में, अगर हम एग्जाम्पल दें तो अक्टूबर, नवंबर या फिर फरवरी, मार्च, इन सब मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम का केस आता है, एलर्जिक राइनाइटिस का केस आता है। और इसे हम जोड़ सकते हैं कि ये ऐसा समय है, ये ऐसे महीने हैं जिस समय बहुत सारे फूलों के परागकण हवा में तैरते रहते हैं और उनसे लोगों को एलर्जी होता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं सुबह उठता हूँ और रोज़ मुझे छींक आती है, रोज़ मुझे एलर्जी हो जाती है। ऐसे लोगों में परागकण भी एक कारण हो सकता है, लेकिन उनमें सबसे मेन कारण होता है हाउस डस्ट माइट। हाउस डस्ट माइट जो है, ये बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, खुले आँख से तो दिखाई भी नहीं देते, जो हमारे घर में बिस्तर है, तकिया है, सोफ़ा है, पर्दा है, बुक्स है, उनके ऊपर जो धूल जमी होती है, उनके अंदर ये डस्ट माइट्स होते हैं। और ये हमारे नाक में जब जाते हैं तो ये एलर्जी कराते हैं और इनसे छींक और नाक से पानी बहना, ये सारे सिम्टम चालू हो जाते हैं। कुछ लोगों को दोनों चीज़ से एलर्जी होती है, यानी उन्हें डस्ट माइट से भी एलर्जी है और पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण जो है उनसे भी एलर्जी है। तो ऐसे लोगों को दोनों का मिला जुला सिम्टम आता है, यानी उन्हें सुबह भी बहुत ज़्यादा होता है और रह के इन मौसमों में भी ज़्यादा होता है। ये तो कुछ कॉमन एलर्जेंस थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलर्जेन हो सकते हैं जो हर लोगों में अलग अलग हो सकता है। तो एलर्जेन के हिसाब से उन लोगों में सिम्टम आता है। एक टर्म मैं यूज़ करना चाहूँगा, एलर्जिक मार्च। ये एलर्जिक मार्च, ये एक ऐसा मतलब ये एक तरह का एलर्जिक राइनाइटिस का प्रोग्रेशन है। इसमें बचपन में मरीज़ को एक्जिमा होता है, फिर एलर्जिक राइनाइटिस होता है और बाद में उन लोगों को अस्थमा भी हो सकती है। और इस पूरे जो सिम्टम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो स्किन एलर्जी से होते हुए लंग्स में अस्थमा करा दे, इसे ही हम एटोपिक मार्च बोलते हैं। ये भी एक कॉमन डिजीज़ है एलर्जिक राइनाइटिस के साथ जुड़ा हुआ। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि किस चीज़ से व्यक्ति को एलर्जी है। हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, तो इसके कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब जिस टेस्ट पर सबसे ज़्यादा
भरोसा किया जा सकता है वो है स्किन प्रिक टेस्ट। यह एक टेस्ट है जिसमें बहुत सारे एलर्जन को स्किन के नीचे डाला जाता है और फिर उसकी स्टडी की जाती है कि किन किन एलर्जन से व्यक्ति को एलर्जी के सिम्टम्स आए। जिनसे सिम्टम्स आता है इस टेस्ट को करने का एक तरीका है और ये एलर्जी सेंटर में यह टेस्ट होता है। जिस चीज़ों से उस व्यक्ति को एलर्जी आया फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यह टेस्ट ऐसा है जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये किसी खास सेंटर में ही अवेलेबल होता है। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट और है जिससे कि हम एलर्जी के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन यह स्किन प्रिक टेस्ट जैसा गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, उसके जैसा एक्यूरेट नहीं होता, फिर भी बहुत हद तक पता कर सकते हैं। वो है ब्लड टेस्ट के थ्रू। स्पेसिफिक आईजी एस्टिमेशन यानी ब्लड में हम लोग हर एलर्जन के अगेंस्ट जो आईजीई एक हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है ब्लड के अंदर, तो हम हर एलर्जन के अगेंस्ट कौन कौन सा आईजीई ब्लड में अवेलेबल है उसको एस्टिमेट करते हैं और उससे एक आइडिया लगाते हैं कि व्यक्ति को किन किन चीज़ों से एलर्जी है। लेकिन ये स्किन प्रिक टेस्ट जैसा एक्यूरेट नहीं है। यह टेस्ट लेकिन ईजिली अवेलेबल है, लगभग हर शहर में ब्लड सेट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट इसका अलग अलग तरीके से है। सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं एंटी एलर्जिक यूज़ करते हैं, जैसे लीवोसिट्रिजिन, बिलास्टिन, निबेस्टिन, इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जिनसे कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मोन्टेलिका जिससे कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा इंट्रानेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, इस तरह के स्टेरॉइड के स्प्रे आते हैं नाक के अंदर डालने के लिए, जिनसे कि हम लॉन्ग टर्म कंट्रोल कर सकते हैं। जिन लोगों में यह पता चल जाए कि किस चीज़ से एलर्जी है तो बेहतर होगा कि अगर वो उस एलर्जन को अवॉइड करें अपने संपर्क में आने से, अगर पॉसिबल है तो फिर सिम्टम कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सिम्टम कभी भी आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर एलर्जिक राइनिटिस की सिम्टम आगे बढ़ी तो वो अस्थमा भी हो सकता है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट में से आता है डिसेंसिटाइजेशन। जैसा कि हमने कहा एलर्जी टेस्ट करके जो स्किन प्रिक टेस्ट है या ब्लड से जो आईजी एस्टिमेशन होता है, स्पेसिफिक आईजी एस्टिमेशन, उससे हम लोगों को ये पता चलता है किन किन चीज़ों से व्यक्ति को एलर्जी है। फिर उस एलर्जन के हिसाब से हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं, डिसेंसिटाइजेशन करते हैं। इसमें दो तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक है इंजेक्शन के थ्रू, सबकुटेनियस उस एलर्जन का इंजेक्शन दिया जाता है जो ग्रेजुअली डोज को बढ़ा के बॉडी को उस एलर्जन के अगेंस्ट डिसेंसिटाइज किया जाता है, यानी जिससे एलर्जी है बॉडी उससे प्रतिक्रिया देना बंद कर दे, इस तरह से उसका डोज बढ़ाया जाता है। लेकिन यह किसी हॉस्पिटल में भर्ती करके ही हो सकता है। दूसरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसमें डिसेंसिटाइजेशन का, वो है सबलिंगुअल टैबलेट्स आते हैं एलर्जन के हिसाब से, व्यक्ति को किस एलर्जन से एलर्जी है उसके हिसाब से सबलिंगुअल टैबलेट्स आते हैं और उसे जीभ के नीचे रखना होता है। पहले इन 2 डोज में तो पेशेंट को भर्ती होकर रहना पड़ता है, ये देखने को कहीं उसे कोई और रिएक्शन ना हो जाए। एक बार ऐसा देख लिया गया कि उसे रिएक्शन नहीं है तो फिर उसे घर पर भी टैबलेट दी जा सकती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो डिसेंसिटाइजेशन का है ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, इसमें 1.5 से 2 साल तक लग सकता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट अगर कोई ले और वो सक्सेसफुल हो रहा हो तो फिर उसे लंबे समय तक उस एलर्जन से एलर्जी नहीं होगी। ये सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।